जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन में आई कैप के पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी होंगे और आई कैप की बुक के क्वेश्चंस भी हैं। जो पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करते हुए हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि हमने एग्जाम में इन क्वेश्चंस को या इन केस स्टडीज को कैसे प्रेजेंट करना है, यानी आपकी प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग स्किल्स भी डिस्कस होंगी जब हम आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके साथ एमसीक्यूज भी आपको होम असाइनमेंट में दिए गए थे, एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे या जितने क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस हो सके, क्योंकि आपको होता है कि बेसिकली एक नहीं 2 दिन की असाइनमेंट थी। ठीक है, तो इस वजह से मैं भी अगर आज डिस्कस हो गए तो सारे डिस्कशन कर लेंगे, वरना फिर कुछ क्वेश्चन कल पे कर लेंगे। जी प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। एसी ऑन करवाना है, ये ऑन कर दीजिएगा जी। एसी कोई है? अच्छा चल भाई इसका फ्लो ऊपर कर दे इस एसी के है कोई आ रही जी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। डेविएटेड एक्सेप्टेंस। डेविएटेड एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि जब ऑफरर ने अपने ऑफर करते हुए बताया कि भाई एक्सेप्टेंस इस तरीके से करना, एक्सेप्टेंस लेटर के जरिए से करनी है, एक्सेप्टेंस फैक्स के जरिए से फॉर एग्जांपल करनी है, या एक्सेप्टेंस ईमेल के जरिए से, लेकिन ऑफरी एक्सेप्टेंस तो दी उसने, लेकिन उस मैनर में नहीं जो ऑफरर ने कहा था, किसी डिफरेंट मैनर में। तो जब ऑफरी स्पेसिफाइड मैनर की बजाय किसी और मैनर में एक्सेप्टेंस दे, इसे कहते हैं डेविएटेड एक्सेप्टेंस। डेविएटेड एक्सेप्टेंस का पहला रूल है कि डेविएटेड एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब ये जो ऑफरर है ना, इसकी मर्जी है, ये चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो इसको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, यानी एक्सेप्टर ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने एक्सेप्टेंस दे दी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ना 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 ना, ये अब ऑफरर पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेविएटेड एक्सेप्टेंस है ना, जो उसे कहा था उसने वैसे एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये ऑफरर पे डिपेंड करता है, वो चाहे इसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उसे क्या करना है? वो बता देना है कि नोटिफाई कर देना कि भाईजान आपकी एक्सेप्टेंस चूंकि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं थी, इसलिए ये मुझे पसंद नहीं आई, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन अगर ऑफरर साइलेंट रहता है तो लॉ क्या समझेगा? ये एक्सेप्ट करता है। क्लियर होगा भाई? डेविएटेड एक्सेप्टेंस क्लियर हो गया? डेविएटेड एक्सेप्टेंस जी। सर जब ऑफर डिस्पैच करता है ओपी को, तो ओपी की तरफ से एक्सेप्टेंस कब होगी? जब वो एक्सेप्टेंस लेटर उसे सेंड करते हैं। ऑफरर ने ऑफर लेटर डिस्पैच कर दिया, ये ऑफर कम्युनिकेट कब होगा ऑफरी को? जब ऑफरी के पास ये लेटर पहुंचेगा। उन्होंने कहा सर ये ऑफर वाला तो आसान था कि कब कम्युनिकेट होगा। ट्विस्ट है एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी। अगर दूसरी तरफ ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया तो एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी? याद रखें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होती है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में, 2 फेजेस में। पहला फेज होता है एज अगेंस्ट ऑफरर, दूसरा फेज होता है एज अगेंस्ट ऑफरी। यानी इस तरफ ऑफरी है, उसने जब एक्सेप्टेंस लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, तो जैसे ही पोस्ट कर दिया यानी आउट ऑफ हिज रीच हो गया, तो ये एक्सेप्टेंस हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर। अब ये यहां पे बहुत जरूरी, इस पूरे चैप्टर में सबसे अहम कंसेप्ट, सबसे क्रिटिकल कंसेप्ट यही है, एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब समझना और एज अगेंस्ट ऑफरी का मतलब समझना। जब ऑफरी ने लेटर पोस्ट कर दिया तो एक्सेप्टेंस क्या हुई? एज अगेंस्ट ऑफरर। एज अगेंस्ट ऑफरर का मतलब है कि ऑफरर के हाथ पैर बंध गए, ऑफरर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ऑफरर इसको रिवोक करना चाहे तो नहीं कर सकता। एज अगेंस्ट, अगेंस्ट के लफ्ज से पता चल रहा है कि लॉ ने बांध दिया है ऑफरर को। ठीक है, और अच्छा इसका मतलब है अब जो लेटर इन प्रोसेस है, लेटर ऑन वे है, लेटर इन प्रोसेस, इसमें ऑफरर रिवोक नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऑफर ही कर सकता है? यस ऑफर ही कर सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले। अगर एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर के पास पहुंच गया तो ये एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी भी हो गई। अब लेटर पहुंच गया ना, अब ऑफरी जितना मर्जी जोर लगा ले, अब वो रिवोक नहीं कर सकता। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। क्लियर हुए मेरे भाई? तो इसमें एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी, इसको आपने बार बार जहन में रखना है और रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन में भी टेस्ट होगा केस स्टडीज में। सर, और सर अगर सर उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन दोनों भेजो सर, साथ इकट्ठे पहुंच जाए
ऑफरर के पास। हाँ, एक आपने अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन इसका आंसर मैं दे देता हूँ। उन्होंने कहा सर अगर उसने पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा और फिर उसके बाद लेटर ऑफ रेवोकेशन भेजा और दोनों इकट्ठे पहुंच गए ऑफरर के पास, तो क्या होगा? अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं, लेकिन एक शर्त पे, सवाल के जवाब के बाद आपने मजीद सवाल नहीं निकालना उसमें से। पक्का? अच्छा, तो इसका दोनों इकट्ठे पहुंचे ऑफर, तो क्या होगा? इट डिपेंड्स कि वो पहले कौन सा लेटर ओपन करता है। इसलिए आपको याद होगा मैंने कहा था एक अल्फाज है रीचेस टू, एक है कम्स टू नॉलेज ऑफ पार्टी। तो मैंने क्या कहा था? कम्स टू नॉलेज ज्यादा बेहतर है। तो कम्स टू जो पहले, अगर उसने एक्सेप्टेंस लेटर पहले ओपन किया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर उसने रेवोकेशन का लेटर पहले किया ऑफर रिवोक हो गए। क्लियर जी? ये वाला अभी तो आपने ऑन करवाया है। मैं एक फैसला कर ले, मैं बंद करना, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है इस एरिया के सिर्फ अफेक्टेड पार्टीज वोट दे? कितनों का ख्याल है बंद कर दे? कितनों का ख्याल है चला रहने दे? आप ये थोड़ा सा कष्ट कर ले, अपनी जगह चेंज कर ले। ये जो कह रहे हैं स्टूडेंट्स चला रहने दे वो आगे आ जाए, और जो कह रहे हैं बंद कर दे वो पीछे चले जाए। सिंपल मसले का। हाँ, इसका फ्लो ऊपर कर दे, चले ये फ्लो ऊपर कर दे सर। और कोई क्वेश्चन? यस सर, ये जैसे मैं कोई आज कॉन्ट्रैक्ट अगर कर लेता हूँ, ठीक है, तो और बाद में बंदा मुझे कहता है कि आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा करो, मैं उसको कहता हूँ कि जैसे आज एक अप्रैल है ना, अप्रैल फूल है, मैं अप्रैल फूल मना रहा हूँ। एक ही अप्रैल फूल। ये भाईजान कहते हैं सर आज अप्रैल है, ये कम अप्रैल है, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने अप्रैल फूल सुन लिया होगा। मैं ऑफर करता हूँ और बाद में कहता हूँ जो पार्टी एक्सेप्ट कर ले, तो मैं कहता हूँ ये तो मैं मजाक कर रहा था, अप्रैल फूल था। भाई लॉ कहता है कोई अप्रैल फूल नहीं है। हाँ जी। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेज अंडर व्हिच ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या कर रहा है? सर्कमस्टेंसेज बताइए। जब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ा है। अच्छा, ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज होती है। अच्छा, शुक्र है मेरे 7 नंबर बच गया। ठीक है, तो बताइए कौन सी सर्कमस्टेंस में रिवोक हो सकता है? बताइए। नहीं बता पा रहे, और मैं तकरीबन श्योर हूं, 100% कंफर्म। भाईजान ने असाइनमेंट भी नहीं की ना। रेहान भाई का अंदाजा आज नहीं की। इसलिए कि रिसर्चर ये कहते हैं, रिसर्चर क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा बात। रिसर्चर ये कहते हैं कि हम पढ़ के 10% सीखते हैं, 10% पढ़ के 10% करके 90% सीखते हैं। तो जब आप क्लास में बैठे होते हैं ना और सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो आप सिर्फ 10% सीख रहे होते हैं। ये भाई के लिए मैसेज नहीं है, तो इनकी बरकत से मुझे मौका मिला, मैंने कहा चले एक आपको सामने रिसर्च रख दूं। तो आज फिर करना है पक्का? ठीक है, कर गए, शाबाश। तो रिसर्च क्या कहते हैं कि जब आप पढ़ते हैं या देखते तो कितने 10%, और जब करते हैं तो 90% सीखते हैं। तो अगर आप क्लास में बैठ के सारा लेक्चर 100% भी समझ आ गया, आपने पढ़ भी लिया उस वक्त, लेकिन तो ये सिर्फ 10% लर्निंग है, 10% लर्निंग है आपकी। 90% लर्निंग कब होगी? जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसलिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए बार बार कंसेप्ट आपके माइंड में टेस्ट होंगे। कभी आप कहेंगे इस केस स्टडी पे ये वाली प्रोविजन आनी चाहिए, फिर कहेंगे नहीं ये वाली आनी चाहिए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जितनी ज्यादा ये एक्टिविटी होगी कंसेप्ट उतने ज्यादा पक्के होते हैं। तो लिख लीजिए कि पढ़ के 10% लर्निंग, करके 90% लर्निंग। शाबाश। चलिए जी, अब बताइए सर्कमस्टेंसेस बताइए। शाबाश शाबाश, आप बताइए क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें ऑफर रिवोक हो सकती है? रेवोकेशन बाय ऑफर, बाय ऑफरिंग, डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट मैटर, डेथ ऑफ। बस ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया, पहुंच गए ना आप। अब बाकी आप तो आप छाप ही देंगे, छापने के तो एक्सपर्ट हैं आप। जी जी, अगर हेडिंग्स सेम टू सेम ना लिखें, थोड़ा बहुत अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो मसला तो नहीं होता, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो मसला नहीं होता। ठीक है, वो बहुत हो जाए फिर मसला होता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है आपको कि जब आप कंसेप्ट्स को याद कर रहे हो तो हेडिंग्स को रटा लगाएं, जो हेडिंग्स के नीचे एक्सप्लेनेशन है उसको रटाना, उसको समझे, वो आपने कंसेप्ट की बेस पे लिखना है, बजाय ये कि सारे का सारा रटा लगाएं,
उसकी बजाय सिर्फ हेडिंग्स को रटा लगा लीजिए, बाकी जो उसके अंदर कंसेप्ट्स हैं उसको समझे और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे लिख लें। यह बेहतरीन अप्रोच है जिसमें आप लॉ आसानी से सीख लेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत ही, आप खुद से एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते, कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर मेरे से इंग्लिश का सेंटेंस वे नहीं बन सकता, अगर ऐसे हालात हैं तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन भी रटा लगा लेनी चाहिए, ठीक है। वरना रिकमेंडेड अप्रोच क्या है, हेडिंग्स को रटा लगाएं, एक्सप्लेनेशन को रटा नहीं लगाना, सिर्फ समझना है और अपने कंसेप्ट की बेस पे लिखना एग्जाम में। क्लियर जी? शाबाश, अच्छा सवाल पूछा था, क्लास के लिए बेनिफिशियल था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, offered to sell his car to Shahid for rupees 2 million. Shahid said that he needs some time to decide and will let Aslam know if he is interested. मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सोच लूं और बाद में आपको बताता हूं। बाद में क्या हुआ, लेटर सेम डे असलम called on phone Shahid and told him that he has changed his mind and this offer is no more available to be accepted. Can Aslam revoke his offer? एक्सेप्टेंस रेवोकेशन हो सकती क्या रिवोक कर सकता है? बिफोर एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस अभी दी ही नहीं, ये रेवोकेशन हो सकती है। क्लियर जी? अच्छा, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर असलम ने शाहिद को यह कहा होता कि तुम्हें मैंने 5 दिन का टाइम दिया, तुम्हें मैंने 5 दिन का टाइम दिया, सोच लो। अब असलम ने 5 दिन खुद से क्या दिया था, क्या तीसरे दिन असलम ऑफर रिवोक कर सकता है? इसका जवाब है स्टिल कर सकता है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी हुई तो चाहे उसने ऑफर के लिए एक टाइम पीरियड क्यों ना दे दिया हो, उससे पहले भी टाइम पीरियड ऑफर को रिवोक किया जा सकता है जी, ऑफर ही कर सकता है बिल्कुल। और टाइम पूरा हो गया तो वो तो फिर रिवोक करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली होगी। जब 5 दिन पूरे हो गए उसने जवाब नहीं दिया, वो तो ऑटोमेटिकली रिवोक होगी। 10 आजम एट जी असलम ने ऑफर की शाहिद को और 5 दिन शाहिद ने डिमांड की मुझे 5 दिन दो सोचने के लिए, और अगर उस 5 दिनों में वो पहले खुद ऑफर खत्म कर देता है तो वो कह सकता है कि मैंने 5 दिन मांगे थे आपने। नहीं, चाहे मांगे भी हो, अगर असलम ने शाहिद को 5 दिन खुद से नहीं बल्कि शाहिद के कहने पे दिए हो तो उसके बावजूद भी तीसरे दिन अगर असलम चाहे तो उस ऑफर को रिवोक कर सकता है, ठीक है। यानी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद तो ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड से पहले भी रिवोक हो सकती है अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी गई तो। क्लियर होगी? वो इससे फर्क नहीं पड़ता कि टाइम पीरियड किसके कहने पे दिया गया, ऑफर या ऑफरी जी। अच्छा, अगर पहले ऑफरर ने ओरिजिनल ऑफर में टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया और बाद में ऑफरी कहता है कि मुझे 5 दिन का टाइम दो, तो ये काउंटर ऑफर बन जाएगी, ठीक है। अब अगर ऑफर टाइम दे देता है तो फिर ठीक है, उसे टाइम मिल गया। लेकिन अगर ऑफर कहता है नहीं, तो फिर इसका मतलब ना तो टाइम मिला उसे और ना ही अब पिछली ऑफर रही, रिवोक हो गई। 10 आजम एट एन ऑक्शन। ऑक्शन क्या होती है? नीलामी, पता है नीलामी। अच्छा, नीलामी में ऑफर कौन करता है भला? जो बंदे यहाँ पे नीलामी में बैठे होते हैं। और एक्सेप्टेंस कौन करता है? वो नीलामी जिसका हैमर होता है, वो 10,001, 10,002, 10,003। अच्छा, 10,003 के बाद जब उसके पास थोड़ा सा होता है ना, वो ठक करके मारता है। जैसे ही ठक की आवाज आई, एक्सेप्टेंस हो गई। ठक की आवाज से पहले आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, यानी एक्सेप्टेंस क्या है? ठक। वेलकम। यहाँ पे आजम एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड्स, ही विड्रॉज द बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर, इज देयर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? फॉल ऑफ हैमर से पहले, यानी फॉल ऑफ हैमर का मतलब एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस से पहले उसने ऑफर को विड्रॉ कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। क्लियर जी? नेक्स्ट कह रहा है कैन अदील रिवोक हिज ऑफर इन फॉलोइंग केसेस। क्या इन केसेस में अदील अपनी ऑफर को रिवोक कर सकता है? पहला, अदील प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय ए पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। अदील ऑफर कर रहा है जाजिब को घर बेचने की। जाजिब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। उसने अपने जहन में उसको एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा नहीं है। क्या एक्सेप्टेंस हो गई? नहीं, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट होना चाहिए। अदील अभी भी रिवोक करना चाहे ऑफर कर सकता है। अच्छा, बी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बी ज्यादा अहम है पार्ट। कह रहा है अदील प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब। जाजिब हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जाजिब ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, अभी अदील के पास पहुंचा नहीं है। हाँ जी, ये कम्युनिकेशन हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर, यानी कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट अदील।
एज अगेंस्ट, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट अदील होगी, इसका मतलब क्या है? अब अदील इसको रिवोक करना चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज जाजिब कर सकता है। अच्छा, जाजिब कर सकता है, कैसे करेगा? हाँ जी, जाजिब एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से जाजिब एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले रेवोकेशन कर दे तो वो एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है। यानी ये एक्सेप्टेंस लेटर दरमियान में हो ना, तो इसका मतलब है ऑफरर रिवोक नहीं कर सकता, ऑफरी रिवोक कर सकता है। ये टेक्निकल, पूरे चैप्टर का सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है, ये कम्युनिकेशन वाला। भैया क्लियर 11? आगे चलें। नेक्स्ट 12। अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 days। तो उसने कहा ऑफर है और ये ऑफर 10 दिन के लिए है, 10 दिन के अंदर जवाब दे दे। गालिब रिफ्यूजेस आफ्टर 3 days। गालिब ने 3 दिन बाद ही ना कर दी। ऑफर अभी भी मौजूद है कि ऑफर खत्म? ऑफर खत्म, रिवोक कर दिया उसने ऑफर। कैन गालिब एक्सेप्ट दिस ऑफर सब्सिक्वेंटली ऑन 8 day ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। हाँ जी, कैंसिलेशन के बाद एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, ठीक है, अनलेस रिन्यूड, जो कि उसने रिन्यू नहीं की। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पता चल रहा है कि उसने रिन्यू नहीं की, चाहे टाइम था भी, लेकिन आपने कैंसिल कर दी ना, तो फिर वो उसी वक्त कैंसिल हो गया। ठीक है, उसने 10 दिन तक का टाइम कहा था, 10 दिन में जवाब देना, उसने 10 दिन में जवाब दे दिया, अब बाकी टाइम भी रेलिवेंट हो गया। 13। जी पूछिए। अच्छा, अब यहां पे ये देखिए, अभी मैं आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस करना सिखा रहा हूं, अभी उनको प्रेजेंट कैसे करना है वो नहीं सिखा रहा। ठीक है, क्वेश्चंस का एनालिसिस करना सिखा रहा हूं, उसको प्रेजेंट करना नहीं सिखा रहा। भाई अब घर में वालदा कहे हमसे कि तुम बिरयानी बनाओ, तो पहले बिरयानी अच्छी बनाना सीख, फिर उसको सजाना संवारना सीखना है ना, कि पहले सजाना संवारना सीख ले, पहले टेक्निकल कंसेप्ट तो सीख रहे हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो पहले टेक्निकल कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट सीख ले, उसको सजाना संवारना जो है ना, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा जरूर, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अगर आपने बिरयानी को खुद से सजाया संवारा नहीं भी है, लेकिन वालदा की बनी हुई बिरयानी खाई है 2-4, तो आपको पता होगा कि सजाते संवारते कैसे हैं। खुद नहीं किया कभी, लेकिन पता चल। इसी तरह अगर आपने केस स्टडी का सोल्यूशन पढ़ा है, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना, ये आपने खुद से अभी नहीं किया होगा, लेकिन अंदाजा हो गया होगा कि प्रेजेंट कैसे। एक रेलिवेंट लीगल प्रोविजन होती है, एक डिसीजन होता है, एक बेसिस ऑफ डिसीजन होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप अभी अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली प्रेजेंटेशन सीखें, सोल्यूशन पढ़ के। ये भी आपकी एक तरह से लर्निंग हो रही है। एक्टिव लर्निंग आपकी मैं कोई 2-3 दिन के बाद आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने प्रेजेंट करना है। जी सर, आपने ये जो अगेंस्ट ऑफर है, ये आपने जो कांसेप्ट बताया सर, ये दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर तो ऑफर ने ऑफर की है और ऑफर ये रिजेक्ट करने का सोच है, ये एक्सेप्ट करने का सोच है, और ऑफर उससे पहले ही उसको अपना क्या कहते हैं, उसको अपनी ऑफर को रिजेक्ट करके, मतलब रिवोक करके लेटर कर देता है पोस्ट में। एक मिनट, दोबारा जाएगा। ऑफर अगेंस्ट ऑफर एक साइड से था ना जी, दूसरी साइड से अगर देखें सर, अगर जो ऑफरी है वो सोच रहा है कि मैंने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, और उससे पहले जो ऑफरर है वो उसको रिवोक करके लेटर पोस्ट कर देता है और उस तक नहीं पहुंचता, और तब उसी दरमियान ऑफरी एक्सेप्ट कर देता है, तब ला गया सर। हाँ, देखिए इन्होंने ये कहा कि सर अगर ऑफरी इधर बैठा है, ऑफरर इधर है, ऑफरी अभी सोच रहा है और ऑफरर ने अपनी ऑफर को रिवोक करना है, ऑफरर ने रिवोक किया लेकिन स्लो तरीके से उसने लेटर पोस्ट किया, लेटर अभी रास्ते में है, बताइए क्या रेवोकेशन हो गई? नहीं। लॉ कहता है कि मैं जब नॉलेज में आई ना चीज तब समझूंगा, तो ये अच्छा, अभी रेवोकेशन लेटर रास्ते में है और दूसरी तरफ ऑफरी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। इधर उसने 6 तारीख को भेजा था, उसने 7 तारीख को एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, हालांकि रेवोकेशन पहले पोस्ट की गई थी लेकिन पहुंची नहीं, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं भाई, अभी उधर जी, क्लियर होगी ये बात। तो रिवोक करने के लिए, ऑफर को रिवोक करने के लिए उसे बताना जरूरी है, ऑफर को रिवोक करने के लिए ऑफरी को बताना जरूरी है। अच्छा, मुझे वैसे एक दिन में बात आ गई, ये जो बुक है कैफ 4 की, ये पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, तो मंडे को जब आप आए ना, तो बुक को बाय कर लीजिएगा, शायद अभी भी जाते हुए पता कर लीजिएगा। टीए भाई है कोई?
टिया भाई हैं, जरा उनसे पूछिएगा कि क्या दोनों वॉल्यूम अभी कॉलेज में अवेलेबल हैं या नहीं। अगर नहीं तो उनसे पूछ लीजिएगा कब अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो इसलिए कि मैं भूल ना जाऊं एंड पे ये अनाउंसमेंट करना, इसलिए याद है मैं फ्री बता दिया। हाँ दोनों वॉल्यूम होंगे, दोनों वॉल्यूम को बाय करना मेरे भाई। क्या पिछले वॉल्यूम से ज्यादा चेंजेस आई हैं? आई कैप ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो तकरीबन वही हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए हैं। लेकिन याद रखिए जनरल रूल हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप पहली दफा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना तो उसकी लेटेस्ट बुक्स को ही लेना चाहिए। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती होंगी, जाहिर है मेरा कोई 800-900 की देगा ये दोनों वॉल्यूम, लेकिन जहां पे आप 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ना, वहां पे 800-900 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये आपको इंशाल्लाह पे बैक करेगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, उसके पास पुरानी बुक है, तो उसको फिर नई लेने की जरूरत नहीं है, वो उसी को कंटिन्यू करे। लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए मेरी सजेशन रिकमेंडेशन ये न्यू बुक बाय करें, ताकि चेंजेस के बारे में उसे परेशान होने की जरूरत ना। देखें और कुछ भी ना चेंज हुआ करे, कुछ भी ना, आई कैप एक लफ्ज भी चेंज, अभी तो फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐड, एक लफ्ज भी चेंज है, फिर भी हर अटेम्प्ट के बाद आपको पता है नए क्वेश्चंस, नए एमसीक्यूज आ जाते हैं। और जो नए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एग्जामिनर का रीसेंट ट्रेंड, उसका माइंड आ रहे होते हैं कि अब एग्जामिनर किस लेवल पे टेस्टिंग कर रहा है। केस स्टडीज की रिसेंटली अब आई कैप जिस तरीके से टेस्टिंग कर रहा है ना, नॉर्मली इससे पहले उतनी डिटेल में टेस्टिंग नहीं होती थी। तो बाकी ये मेरा मशवरा है, बाकी आपको जो मुनासिब लगता है वो करे, जाहिर फैसला तो आप लोगों का ही है। तो ये वापिस आ जाते हैं, अब आए चले। अब ये क्वेश्चन 13, वाजिद ऑफर टू सेल टू ए फार्म, ऑफर टू सेल ए फार्म टू हामिद फॉर ₹1,000, हामिद ऑफर ₹950, एक काउंटर ऑफर हो गई। वाजिद रिफ्यूज ऑफर, वाजिद ने रिफ्यूज, तो इसका मतलब क्या है, काउंटर ऑफर रिफ्यूज हुई कि ओरिजिनल भी? काउंटर ऑफर ने ओरिजिनल को रिफ्यूज किया और वाजिद ने काउंटर ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। अब इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी ऑफर जिंदा है? कोई भी ऑफर एग्जिस्ट नहीं कर रही। सब्सिक्वेंटली हामिद ऑफर ₹1,000, बाद में हमें हज़ार ने कहा था 1000 ले लो, वाजिद डिड नॉट एक्सेप्ट। इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर, काउंटर ऑफर कैंसल्स ओरिजिनल ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, मारिया अप्लाइड फॉर शेयर्स ऑफ ए कंपनी इन जून बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर। जून में उसने खरीदने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको चीजें कब मिली? नवंबर में। मारिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर, उसने कहा बहुत देर हो गई है। ऐसे हो भी सकता है, डिपेंड करता है रीजनेबल। अब ये रीजनेबल टाइम आपको पता है केस टू केस वेरी करता है, रीजनेबल टाइम केस टू केस वेरी करता है। जैसे फर्ज कीजिए ये भाईजान कहे कि मेरे छोटे भाई की बर्थडे है 5 तारीख को और ये ऑर्डर इशू करे, और वो सिर्फ एक दिन का डिले करे, 6 तारीख को केक ले आए, क्या रीजनेबल टाइम गुजर गया कि नहीं गुजरा? रीजनेबल टाइम गुजर गया, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक दिन का डिले भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2-3 मंथ का डिले नॉर्मल होता है। जैसे जब आप आगे पढ़ेंगे ना, कंपनी लॉ कैप 7 में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे कि शेयर्स इशू करने का प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस होता है, जिसमें कुछ रेगुलेटर्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है। तो इसमें 2-3 महीने निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। अब चूंकि आप लोगों ने तो इतना लॉ नहीं पढ़ा हुआ कि आपको पता चल सके कि शेयर इशू करने का रीजनेबल टाइम क्या है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? इफ करके बात करेंगे कि इफ रीजनेबल टाइम नहीं गुजरा अभी तो ये शेयर्स मारिया को खरीदने पड़ेंगे, लेकिन इफ रीजनेबल टाइम गुजर चुका है तो फिर ये शेयर कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑफर खत्म। भाई ये बात समझ आई शेयर्स वाले? तो ये रीजनेबल टाइम क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्ट पे। ये केस टू केस वेरी करता है। कभी एक दिन भी हम कहते हैं बहुत ज्यादा देर हो गई, और कभी 3 महीने भी हम कहते हैं कि अभी टाइम है। अगर आपको केस में डाउट होना कि रीजनेबल टाइम गुजरा कि नहीं गुजरा, तो हमेशा सेफर वे क्या होता है? दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर लें। नेक्स्ट 14 के बाद 15, जाजिब ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर ₹40,000 इफ बाबर ज्वाइन द ABC क्लब विद इन अ वीक। कंडीशन ऑफर हो गई, बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक, कंडीशन पूरी नहीं हुई। इज इट बाइंडिंग फॉर जाजिब टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर? क्या उसके लिए बाइंडिंग है? बाइंडिंग क्यों बाइंडिंग नहीं है? ऑफर कंडीशनल थी, कंडीशन पूरी नहीं की, ऑफर रिवोक हो गई। 16, आजम ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बाबर। आजम रिक्वेस्ट बाबर टू गिव एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन। बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय
लेटर। अच्छा ये वो केस है क्या, ये क्या क्या इसका नाम था, डेविएटेड एक्सेप्टेंस। डेविएटेड एक्सेप्टेंस इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, पहले ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे आजम कैन एक्सेप्ट और कैन रिजेक्ट डेविएटेड एक्सेप्टेंस। ये वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आजम चाहे तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई ना ना मैंने कुछ और मोड कहा था, आपने किसी और मोड के मुताबिक भेजा। और अगर नहीं बताता तो लॉ अज्यूम करेगा कि डेविएटेड एक्सेप्टेंस थी, फिर भी उसको मंजूर है। क्लियर हो गया जी डेविएटेड एक्सेप्टेंस का रूल। स्टिपुलेटेड मैनर, हाँ जी बिल्कुल, ये स्टिपुलेटेड मैनर वाली बात ही है। ये स्टिपुलेटेड मैनर में करना जरूरी था, अगर स्टिपुलेटेड मैनर में नहीं करते डेविएटेड है। अब इसमें वैलिड एक्सेप्टेंस तो नहीं है, यानी ऑफरी ये नहीं कह सकता कि लाजमी मंजूर करो। वैलिड एक्सेप्टेंस अगर होती ना तो फिर ऑफरी कहता है भाई लाजमी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी लाजमी नहीं हुआ क्योंकि डेविएटेड एक्सेप्टेंस है। ये ऑफरर की मर्जी है, वो चाहे इसको एक्सेप्ट कर ले चाहे इसको रिजेक्ट कर ले। अगर एक्सेप्ट नहीं करता कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ए अकमल ऑफर्स टू सेल 10 bags ऑफ राइस टू बाबर फॉर 2000 बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस ए लॉ बैंड द सेल ऑफ राइस। इज अकमल लायबल टू सेल राइस टू बाबर? नहीं, क्योंकि अब ये ऑफर इलीगल हो गई। बी आसिफ ऑफर्स टू सेल हिज हॉर्स टू जाहिद, हॉर्स डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय जाहिद। इज आसिफ लायबल टू सेल हॉर्स? डेथ ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब लायबल टू सेल नहीं है, जिसको सेल करना था उसी की ही डेथ हो गई। अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, आसिफ ऑफर्स टू सेल हिज हॉर्स टू जाहिद और बाद में कहता कि आसिफ डाइज बिफोर एक्सेप्ट, फिर क्या होता? हाँ फिर कहता अगर जाहिद को पता चल गया तो ऑफर खत्म हो गई, एक्सेप्टेंस है। अगर जाहिद को पता नहीं चला और उसने एक्सेप्टेंस दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उस घोड़े को बेचेगा कौन भरा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। शाबाश शाबाश, समझ आना शुरू हो गया लॉ आपको। अगर सबको इसी तरह समझ आ रहा है, सबको आ रहा है ना इसी तरह समझ। चलिए 18 अंडर द प्रिविलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़े हुए ना हमने। एसेंशियल्स क्या क्या एसेंशियल्स है? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। बस ठीक है, चलिए ठीक 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 क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, ये तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है तो आप छाप लेंगे। नेक्स्ट, लैला ऑफर टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ ₹40,000. Maria accepted the offer and tendered ₹39,000 cash down, promising to pay ₹1,000 by the evening. Is this valid contract? Valid contract को उसे चेंज कर दे, उसने 2 इंस्टॉलमेंट्स बना दे, ये उसकी तरफ से काउंटर ऑफर हो गई। ठीक है। अच्छा अगर मुझे ये बताइए कि वो ये कहती कि अच्छा 40,000 का 40,000 ही पे करते हैं, लेकिन अभी नहीं 2 दिन के बाद, फिर भी काउंटर ऑफर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई बंदा ऑफर करता है इसका मतलब होता है सारी की सारी अमाउंट इमीडिएटली पे करने हैं। अगर आप सारी की सारी अमाउंट नहीं करते, इंस्टॉलमेंट करते हैं, या आप कहते हैं कुछ अरसे के बाद पे करेंगे, तो वो काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नो। क्यों नहीं हुआ? रीजन है काउंटर ऑफर। हाँ, अगर इसमें जो कौन लैला चुप करके पैसे ले ले तो फिर ये उसकी तरफ से काउंटर ऑफर की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ दोनों लिखे, फिर दोनों लिखे, ये ज्यादा अच्छा है। ये के पहले ये लिख दे ये काउंटर ऑफर है, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है मारिया की तरफ से, लेकिन अब यहां पे लैला चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दे और चाहे इसको एक्सेप्ट कर ले। काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है ना, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो फिर ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन काउंटर ऑफर जो है, काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये ऑफरर की मर्जी है। अगर ऑफरर साइलेंट है ना, तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आप दोनों चीजें डिस्कस करें। वैसे इनका आर्गुमेंट एग्जाम सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नॉर्मली काउंटर ऑफर में वो पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन कर भी सकती है, इसलिए बेहतर यह है कि आप दोनों पॉसिबिलिटीज लिख दें। मैं अगर एग्जाम दे रहा होता तो मैं दोनों लिख देता कि लैला कैन एक्सेप्ट, इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज काउंटर ऑफर,
लेकिन आगे एक फिर एंड में एडिशनल लाइन लिख देता, इफ लैला विशेज शी कैन एक्सेप्ट दिस काउंटर ऑफर, इन दिस केस इट विल बिकम बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। एंड पे सारा केस सॉल्व करके एक एडिशनल लाइन ये लिख दें। ठीक है जी, दोबारा पूछिएगा। सर आपने इसमें जो लीगल प्रोविजन है वो ये बताइए कि ये काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर बिल्कुल। इसमें ये लिख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस हमारे पास एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी क्या ये लिख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए? यस, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल होती है तो ये काउंटर ऑफर इसी को कहते हैं। काउंटर ऑफर का मतलब यही है कि आपने एक्सेप्टेंस करते हुए कुछ उसको चेंज कर दिया, तो बिल्कुल आप इसको अनकंडीशनल भी कह सकते हैं, वो भी ठीक, और काउंटर ऑफर भी कह सकते हैं, वो भी, दोनों का मतलब एक ही है। काउंटर ऑफर ना जरा कंसेप्ट को ज्यादा तेजी से क्लियर कर देती है। एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनसे कंसेप्ट फौरी समझ आ जाता है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं थोड़ा गौर करना पड़ता है। तो मुझे पर्सनली एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल से ज्यादा आसान और कंसेप्चुअली क्लियर वर्ड लगता है काउंटर ऑफर, मैं इसको यूज करना पसंद करता हूं। लेकिन अगर आप अनकंडीशनल वाली बात है तो वो भी 100% ठीक है। क्लियर जी, आगे चले। अच्छा, ये अनाउंसमेंट इनकी तरफ से कि बुक जो है इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद अवेलेबल होगी, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले लीजिए, आज ना लीजिए, बाज़ का रश वगैरह की वजह से 2 के 4 घंटे भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में फिर आने से पहले आपने कोशिश करनी है बुक ले आए या जाते हुए ले लीजिएगा। इन शॉर्ट असल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा तो, लेकिन कहना असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि मंडे को पैसे लेते आइएगा किताब रहे, चाहे आते हुए लेके आए चाहे जाते हुए ले जाए, वो आपकी मर्जी है। ये मेरा हाल 800-900 के करीब होगी, मुझे कंफर्म नहीं है, दोनों वालियों दोनों वालियों मिला के, अल्लाह ताला नहीं, दोनों वालियों मिला के। ठीक है जी, और आइंदा जो मैं आपको होम असाइनमेंट दिया करूंगा ना, उसमें वॉल्यूम 2 के भी हुआ करेंगे। अभी आपने नोट किया हुआ है सिर्फ वॉल्यूम 1 के, आइंदा वॉल्यूम 2, और आइंदा आपको ये कॉपी नहीं मिला करेगी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी चैप्टर 2 नेक्स्ट चैप्टर की भी एक और मजीद चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कि बात का ऐसा होता है ना, महीने वैसे तो महीना स्टार्ट हो गया है, तो हमारी कोशिश, जब मैं स्टूडेंट था ना तो कोशिश होती थी जितने भी खर्चे करने हैं ना महीने के शुरू वाले दिनों में हो तो मेरे घर वालों से उस वक्त पैसे मिलते थे। तो मैं 1-2 चैप्टर्स जो है ना वो आपको मजीद सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगा, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का किसी वजह से डिले है तो कम से कम उसकी स्टडीज इफेक्ट ना हो। लेकिन अब जो आपको होम असाइनमेंट मिला करेगी उसमें वॉल्यूम 2 भी होगी, और इसका मतलब यह है कि अब आपकी मेहनत भी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 के बाद आगे 20 की तरफ चलते हैं। Adil offered to sell his house to Saima. Anam, who was aware of such offer, said that she is ready to buy Adil's house. क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? क्यों नहीं? उसको ऑफर की ही नहीं गई। ऑफर स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर की गई हो। शाबाश, चलिए। और बी, आजम सोल्ड हिज बिजनेस टू बाबर विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर। जाजिब जो कि कस्टमर था सेंट एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू आजम बाय नेम। पूरी केस स्टडी में सबसे अहम चीज ये थी कि जो जाजिब ने ऑर्डर इशू किया ना, वो बाय नेम आजम का नाम लेके ऑर्डर इशू किया कि आजम मुझे ये चीजें भिजवाओ। अगर आजम का नाम इस्तेमाल ना करता, दुकान का नाम इस्तेमाल करता, तो दुकान तो वही है, लेकिन ओनर बदल गए, ओनर चेंज हो गया। अब यहाँ पे चूंकि उसने बाय नेम, तो इसका मतलब है अब इस ऑर्डर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? आजम ही कर, क्योंकि आजम के नाम का है। बाबर रिसीव्ड द ऑर्डर एंड सप्लाइड द गुड्स। बाबर ने रिसीव किया, गुड्स सप्लाई कर दे। इज जाजिब लायबल टू एक्सेप्ट दिस गुड्स? क्यों लायबल नहीं? उसने जिसको ऑफर किया था उसकी तरफ से नहीं आया, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर जी? नेक्स्ट अब चलते हैं हम 21 की तरफ। 21 की है 3 सिचुएशंस। सबसे पहले पार्ट, हाइब्रिड चक्कर लगा लूं, इजाजत दे दूं? हाँ चलिए, शाबाश शाबाश। तो पहला पार्ट ए। पार्ट ए में क्या कहता है जी? पार्ट ए में कह रहा है डिस्कस। क्वेश्चन ये है, डिस्कस वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड फॉलोइंग केसेस। ए, Adil asks Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends the reply by letter. कौन से वाला केस है? डेविएटेड एक्सेप्टेंस। क्या डेविएटेड एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि अदील के पास क्या ऑप्शंस है कि एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट नॉट भी कर सकता है, कैन नॉट एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता
तो क्या करना है, तो उसे हाँ जी जवाब दे देना है कि भाईजान नहीं, इसमें तुझे जो कहा था वैसे ही करो, इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। डेविएटेड एक्सेप्टेंस वाला रूल ध्यान में रखना है आपने। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बी, आजम वाज एक्सपेक्टिंग, माइक किसके पास है? माइक ठीक है। आजम वाज एक्सपेक्टिंग रिप्लाई बाय ईमेल but did not prescribe any method of communication of acceptance and Babar sent acceptance by letter being customary practice in their trade। यानी उन्होंने उस तरीके से, उसने मोड कोई भी नहीं बताया, लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से कम्युनिकेशन होती है उसने उस तरीके से कम्युनिकेशन की। तो सही किया कि नहीं? बिल्कुल सही किया, शाबाश शाबाश। और फिर सी, आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर and ask him to accept the offer by telegram. Babar sent his acceptance by post। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो पार्ट ए था, पार्ट ए की डुप्लीकेशन हो गई। समझ आ गया? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन भी सारे समझ आ गए थे, किसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको? चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या करेंगे आप? माइक से पूछना है, शाबाश। यानी माइक के जरिए पूछना मेरे से ही है, ठीक है, लेकिन माइक के जरिए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवाज आ रही थी? ठीक समझ आ रही थी? हाँ, आगे ये भी लिख दे कि अगर वो साइलेंट रहता है, कुछ नहीं बताता, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस होगी। बिल्कुल, ये भी लिखे, ये लिखे। अभी तो लॉ स्टार्ट में है ना, तो जो कुछ भी आपकी थॉट्स हैं आप लिखें, उसको बेफिक्र होकर लिखें। फिर कांटी छांटी करें कि कौन सा सोल्यूशन में चीज लिखी है, कौन सी नहीं लिखी, फिर मुझसे पूछे सर ये चीज क्यों नहीं लिखी। ठीक है, बाज़ बात ऐसा होता है कि कोई और चीजें भी पॉसिबल होती हैं, लेकिन मार्क्स कम होते हैं, हम उनको डिस्कस नहीं करते। लेकिन कंसेप्ट अगर आपका अच्छा बना हुआ है तो आपके जहन में वो एडिशनल चीजें भी आएंगी। आप हैरान होकर पूछेंगे सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, आपने ये क्यों नहीं लिखा? तो मैं क्या कहा करूंगा फिर कि लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मार्क्स कम थे। 22, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल ए वैन टू काशिफ फॉर ₹100,000। द लेटर रीचेज काशिफ ऑन 8 मार्च। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई? 8 मार्च। ये ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन ऑफर 8 मार्च। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। द लेटर रीचेज अदील ऑन 11 मार्च। अब 9 मार्च को क्या हुआ है? एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर। और 11 को क्या हुआ है? एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी। शाबाश। When is communication of acceptance is completed? अब उससे ये नहीं बताया एज अगेंस्ट ऑफरर बताएंगे, ऑफरी बताएंगे, दोनों बताएंगे। एज अगेंस्ट ऑफरर कब? 9 मार्च। और एज अगेंस्ट ऑफरी कब? अच्छा, फिर मुझे बताइए, अगर अदील ने अपनी ऑफर को कैंसिल करना है, किस डेट से पहले पहले कर सकता है? अदील ने अपनी ऑफर को कैंसिल करना है, किस डेट से पहले? 9 मार्च से पहले। 9 मार्च से पहले कर सकता है, 9 मार्च बिल्कुल। और अगर काशिफ अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहे 11 मार्च से पहले। शाबाश। जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना, उसको पूरा चैप्टर 2 समझ आ गया। चैप्टर 2 में अभी छुट्टी नहीं है, अभी तो वो क्वेश्चन आना है सबसे अहम। 23, आजम ऑफर्ड ए रिवार्ड फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। बाबर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, सबसे अहम चीज, इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर नहीं, फाइंड्स एंड रिटर्न्स द डॉग। कैन बाबर क्लेम द रिवार्ड? क्यों नहीं? रीजन बताएं। कम्युनिकेट नहीं हुआ। नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो एक्सेप्टेंस, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो रिवार्ड, नो रिवार्ड। चलिए फिर इसके बाद 24, अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ। काशिफ एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय लेटर पोस्टेड ऑन 4th मई। डेट्स अंडरलाइन करनी है आपने। द लेटर रीचेज अदील ऑन 6th मई। इसका मतलब एक्सेप्टेंस लेटर उसने पोस्ट कब किया? तो एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड एज अगेंस्ट अदील कब? 4th को। और एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट काशिफ कब? 6th को। व्हाट इज द टाइम पीरियड बाय विच अदील कैन रिवोक हिज ऑफर? 4th से पहले पहले। शाबाश। एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड बाय विच काशिफ कैन रिवोक हिज? 6 से पहले पहले। शाबाश। 25, तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन October 1st टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान। ऑफर की 1 अक्टूबर को। बिलाल रिसीव द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर एंड गेव हिज एक्सेप्टेंस। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट ए लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर।
द लेटर वाज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड? थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मुझे जरा एनालिसिस करने दे। ऑफर कम्युनिकेट हुई 11 को, एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट तलाल हुई एज अगेंस्ट एंड, अच्छा 11 को ही उसने एक्सेप्टेंस दे दी, बट ठीक है। एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट तलाल हुई 11 को, और एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट बिलाल कब हुई? 20 अक्टूबर को। नहीं, वो एक्सेप्टेंस लेटर की तो बात कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ रेवोकेशन लेटर की बात कर रहा है। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कब ऑफर रिवोक की जा सकती है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। तो यहां पे उसने एक्सेप्टेंस कब दी है? 11, शाबाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 11 से पहले पहले ऑफर को रिवोक कर सकता है, क्योंकि 11 को बिलाल ने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया ना, 11 ने बिलाल को 11 को एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट तलाल हो गई। अब तलाल 11 के बाद ऑफर रिवोक 11 से पहले पहले कर सकता है। क्लियर हुई ये बात? हाँ। यहां पे उसने सेम डे ऑफर रिसीव करके सेम डे ही एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? जी पूछिए मेरे भाई। सर अगर ऑफरी मतलब एक्सेप्टेंस लेटर पहले लिखता है पर वो पहुंचता ऑफर के बाद में, और ऑफर रेवोकेशन लेटर बाद में लिखता है पर ऑफर के बाद पहले पहुंचता नहीं, डिपेंड करता है। देखिए रेवोकेशन है तो डिपेंड करता है, ये रेवोकेशन इफेक्टिव तब होती है जब ऑफरी के पास पहुंचे, और एक्सेप्टेंस तब इफेक्टिव होती है जब एक्सेप्टेंस लेटर वो सेंड कर दे। ठीक है, तो अगर रेवोकेशन, इनका क्वेश्चन ये है, ऑफरर ने रेवोकेशन लेटर सेंड कर दिया, इधर से एक्सेप्टेंस लेटर, इधर से अभी वो बंदा सोच रहा है, इधर से रेवोकेशन लेटर सेंड हो भी गया, दूसरी तरफ बंदा सोच रहा है, लेकिन रेवोकेशन लेटर उसके पास पहुंचने से पहले पहले उसने एक्सेप्टेंस लेटर भेज दिया। तो वो बताइए कौन सी चीज इफेक्टिव है, रेवोकेशन की एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस। ठीक है, हालांकि रेवोकेशन पहले भेजी उसने, पहुंची तो नहीं ना, पहुंची तो नहीं ना। लीगली कम्युनिकेशन का पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ रीच, ये एक्सेप्टेंस लेटर के लिए है सिर्फ, और ऑफर के लिए या रेवोकेशन के लिए नहीं। ऑफर के लिए या रेवोकेशन के लिए पहुंचना जरूरी है, एक्सेप्टेंस के लिए भेजना जरूरी है। लिख लें, ऑफर और रेवोकेशन के लिए पहुंचना जरूरी है, ऑफर और रेवोकेशन के लिए पहुंचना जरूरी है, एक्सेप्टेंस के लिए भेज देना काफी है। अब ये बात समझ आई है? इस एक्सेप्टेंस के लिए भेज दिया काफी है जी। पहले एक्सेप्टेंस सेंड करने से पहले रेवोकेशन लेटर रिसीव हो जाए तो ऑफर रिवोक। लेकिन अब अगला सवाल मेरा, अगर एक्सेप्टेंस लेटर भेजने के बाद रेवोकेशन रिसीव हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा डेट्स के ऊपर प्रैक्टिस करें अगर किसी स्टूडेंट को ये एक्सेप्टेंस में और रेवोकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मुराद offered his car to Sanam for 400,000. Sanam accepted the offer and enclosed a pay order of 150,000 with a promise to pay the balance in monthly installment of 62,500. हमने कहा भाई आप मंथली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, हमने इवनिंग को नहीं माना था सही, आप तो फिर मंथ पे बात ले गए हैं। काउंटर ऑफर है, इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन वो भाई क्या बात कि अगर, हाँ वही बात कि अगर चाहे तो मुराद इस ऑफर को एक्सेप्ट, क्योंकि अब ये 150 प्लस 62,500 पर मंथ ये काउंटर ऑफर होगी, तो ये ओरिजिनल ऑफर कैंसिल होगी, काउंटर ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ। लेकिन अगर मुराद चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर एक्सेप्ट कर लेता है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, ये काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर में कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं होता कि मैंने एक्सेप्ट नहीं की, वो सिर्फ प्रेस्क्राइब मैनर में, आपको याद होगा मैंने बताया था कि सिर्फ प्रेस्क्राइब मैनर में लॉ का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लीनियंट है, रिलैक्स रखता है। बाकी जो मेन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन है उनको छेड़े ना, मेन टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे प्राइस मेन टर्म एंड कंडीशन होती है, टाइम मेन टर्म्स एंड कंडीशन में से है, उनको छेड़े तो वो सीधा काउंटर ऑफर का रूल लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर पहुंचाने का तरीका सारी टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है, लेकिन पहुंचाया किसी और तरीके से,
तो इसमें काउंटर ऑफर का रूल नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? डेविएटेड एक्सेप्टेंस वाला। चलिए चलिए, मेरा ख्याल है अब आज के लिए इतना काफी है। हालांकि हमारी फेवरेट केस स्टडी रह गई थी, लेकिन उसको तसल्ली से हम इंशाल्लाह करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।